कल्पना कीजिए कि आप एक ठंडे और सीलन भरे कमरे में खड़े हुए हैं। आपके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी रूह को कुचलना चाहता है। आपको आदेश दिया जाता है कि आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है। आपका शरीर, आपकी इच्छाएं, आपका सब कुछ अब देश की संपत्ति है। अगर आप इनकार करते हैं तो आपके सिर में गोली मार दी जाएगी, और अगर आप मान लेते हैं तो आपको एक ऐसा हथियार बना दिया जाएगा जो बिना छुरी के लोगों को काट देता है। एक स्पैरो। आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी इंसानियत को मार दो या खुद मर जाओ। आप क्या चुनेंगे? यही वो भयानक सवाल था जो डोमिनिका इगोरोवा के सामने खड़ा हुआ था। लेकिन एक सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि पूरे देश की चहेती एक मशहूर और खूबसूरत बैले डांसर अचानक इस मौत के कुएं में कैसे पहुंच गई। हमेशा की तरह हर बड़ी तबाही की शुरुआत एक छोटी सी दुर्घटना से होती है। डोमिनिका के पैर थिरक रहे थे। स्टेज पर वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। पूरा ऑडिटोरियम उसकी कला का दीवाना था, लेकिन अचानक एक भयानक आवाज और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। ये सिर्फ एक हड्डी नहीं टूटी थी, बल्कि डोमिनिका का पूरा भविष्य, उसका करियर और उसकी पूरी जिंदगी चकनाचूर हो गई थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं नाचती थी, उसकी एक बीमार माँ थी जिसके महंगे इलाज का खर्च और उस सरकारी अपार्टमेंट का किराया सिर्फ और सिर्फ डोमिनिका की डांसिंग से आता था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, कोई पैसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है तब वो लोग दरवाजे खटखटाते हैं जिन्हें सिर्फ आपकी कमजोरी से प्यार होता है। डोमिनिका के दरवाजे पर उसका चाचा इवान खड़ा था। इवान कोई आम आदमी नहीं था, वो रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। इवान ने डोमिनिका की बेबसी को एक मौके की तरह देखा। उसने अपनी ही भतीजी को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो ठुकरा नहीं सकती थी। अपनी माँ की दवाइयों और इस घर के लिए तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इवान ने कहा। डोमिनिका को बस एक रशियन राजनेता के करीब जाना था और उसका फोन बदलना था। काम बहुत आसान लग रहा था, कोई खतरा नहीं था, है ना? लेकिन डोमिनिका को नहीं पता था कि वो राजनीति के उस गंदे खेल का मोहरा बन चुकी है जहां खून पानी की तरह बहाया जाता है। जैसे ही वो उस अमीर आदमी के होटल रूम में पहुंची, अचानक एक हत्यारा वहां आता है और उस राजनेता का बेरहमी से कत्ल कर देता है। डोमिनिका ये सब होते देख रही थी। उस आदमी का खून उसके ऊपर गिर रहा था और कांपती हुई आंखों से वो ये खौफनाक मंजर देखती रही। अब वो एक ऐसी हत्या की चश्मदीद गवाह बन गई थी जिसे सरकार छुपाना चाहती थी, और जो सरकार के राज जानता है वो जिंदा नहीं रहता। अब इवान ने अपना असली चेहरा दिखाया। तुम्हारे पास अब सिर्फ दो विकल्प हैं डोमिनिका, या तो मैं तुम्हें यहीं मार दूं या तुम वो बन जाओ जो मैं चाहता हूँ। लेकिन आखिर इवान उससे चाहता क्या था? इवान ने उसे एक ऐसी जगह पर भेजा जिसका नाम दुनिया के नक्शे पर कहीं नहीं था, द स्पैरो स्कूल। ये कोई मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप नहीं था, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर चेम्बर था। यहाँ सिखाया जाता था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं और उसका शरीर होता है। स्पैरो वो जासूस होते हैं जो अपने टारगेट के दिमाग में घुसकर उसकी हवस और उनके अकेलेपन का नाजायज फायदा उठाकर उनसे राज उगलवाते हैं। स्पैरो स्कूल की इन खौफनाक दीवारों के पीछे डोमिनिका को सिर्फ जिस्मानी खेल नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध सिखाया जा रहा था। उसे ताले तोड़ने, झूठ पकड़ने और बिना कोई भाव दिखाए किसी की भी आंखों में धूल झोंकने की कला सिखाई गई। उसे बताया गया कि हर इंसान एक ताला है और उसकी दबी हुई इच्छाएं उस ताले की चाबी हैं। वहाँ की हेड मिस्ट्रेस, जिसे सब मेट्रन कहते थे, उसकी आंखें किसी शार्क मछली जैसी ठंडी थीं। एक दिन क्लास में मार्टा नाम की एक स्टूडेंट को पूरी क्लास के सामने एक बेहद शर्मनाक और अपमानजनक काम करने को मजबूर किया जाता है। मार्टा टूट जाती है, उसके आंसू बहने लगते हैं, वो खौफ से कांप रही है, नीचे गिरकर रोने लगती है, लेकिन मैट्रन के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। तब डोमिनिका वो करती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो अपनी जगह से उठती है और बिना किसी भावना के अपने कपड़े उतार देती है। उसने मार्टा को बचा लिया, लेकिन साथ ही मैट्रन को ये भी दिखा दिया कि वो किसी से नहीं डरती। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था।
अब कहानी को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। मॉस्को की एक ठंडी रात है, धुंध भरी सड़कें हैं। नेट नैश नाम का एक CIA एजेंट काफी घबराया हुआ है। वो अपने एक बहुत ही खास एसेट से मिलने आया हुआ है, जिसका कोड नेम मार्बल है। मार्बल सालों से अमेरिका को रशियन सरकार के सबसे बड़े राज दे रहा है, लेकिन रशियन पुलिस को भनक लग गई। नेट ने अपनी जान पर खेलकर पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचा और मार्बल को वहां से भागने का मौका दे दिया। मार्बल बच गया, लेकिन नेट की पहचान रशियंस के सामने आ गई। अमेरिका ने नेट को मॉस्को से निकालकर बुडापेस्ट भेज दिया, लेकिन रशियन इंटेलिजेंस हार मानने वालों में से नहीं है। इवान जानता था कि मार्बल कौन है, और ये राज की बात सिर्फ और सिर्फ नेट जानता था। और नेट से ये राज कौन निकलवा सकता था? डोमिनिका। अब डोमिनिका मिशन सेट था। उसे बुडापेस्ट जाना था और नेट नैश से टकराना था। उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना था और मार्बल का असली नाम जानना था। अगर वो ये नाम लेकर वापस आती तो वो आजाद हो जाएगी। बुडापेस्ट का एक स्विमिंग पूल है। डोमिनिका जानबूझकर नेट के सामने आती है। नेट एक बहुत ही होशियार जासूस है। वो पहली ही नजर में समझ जाता है कि ये खूबसूरत रशियन लड़की कोई इत्तेफाक नहीं है। उसे पता था कि ये एक स्पैरो है जिसे उसके पीछे छोड़ा गया है, और डोमिनिका भी जानती थी कि नेट सब कुछ समझ चुका है। यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खतरनाक माइंड गेम। एक रात डोमिनिका सीधा नेट के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वो कोई छुपकर हमला नहीं करती, बल्कि सीधा दरवाजा खटखटाती है, और जैसे ही नेट दरवाजा खोलता है, डोमिनिका अंदर आती है और बिना किसी घुमाव फिराव के सीधा कहती है, तुम CIA एजेंट हो और मैं रशियन इंटेलिजेंस से हूँ। नेट हैरान रह जाता है। डोमिनिका ने अपने ही देश के सीक्रेट मिशन का पर्दाफाश कर दिया था। वो नेट से कहती है कि वो रशियन सरकार के लिए काम नहीं करना चाहती। डोमिनिका नेट की कमजोरियों को खोज रही थी, और नेट डोमिनिका को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो अगर अमेरिका की तरफ आ जाए तो वो उसे एक नई जिंदगी दे सकता है। लेकिन डोमिनिका के लिए किसी पर भी भरोसा करना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। अगर वो नेट पर भरोसा करती तो रशियंस उसकी माँ को मार डालते। डोमिनिका नेट के इतने करीब जा चुकी थी कि रशियन इंटेलिजेंस को उस पर गद्दारी का शक होने लगा। उसे जबरदस्ती मॉस्को वापस बुला लिया गया। वहाँ जो उसके साथ होता है वो आपकी रूह कपा देगा। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बेरहमी से टॉर्चर किया गया। रशिया की ठंडी रातों में बर्फ जैसे पानी से उसके कपड़े उतारकर उसे भिगोया गया, ताकि वो सच उगल दे कि क्या वो अमेरिका से मिल गई है। लेकिन डोमिनिका की इच्छा शक्ति फौलाद की बन चुकी थी। उसने बहुत दर्द सहा, लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। उसने उन्हें यकीन दिला दिया था कि वो सिर्फ नेट का भरोसा जीत रही थी, ताकि मार्बल का नाम उसे पता लग सके। उसकी इस बात पर यकीन करके इवान और रशियन सरकार उसे एक आखिरी मौका देती है। उसे चेतावनी दी जाती है कि अगर वो खाली हाथ लौटी तो उसकी मां नहीं बचेगी। डोमिनिका वापस बुडापेस्ट पहुंचती है, लेकिन अब ये खेल पूरी तरह से बदलने वाला था। रशियन सरकार का पूरी तरह से भरोसा जीतने के लिए डोमिनिका को एक और खौफनाक मिशन पर लंदन भेजा जाता है। उसका काम था एक गद्दार अमेरिकन अधिकारी स्टेफनी बाउचर से खुफिया जानकारी वाली फ्लॉपी डिस्क खरीदना। स्टेफनी पैसों के लालच में अमेरिका के राज बेच रही थी, लेकिन डोमिनिका की योजना कुछ और ही थी, जो हर किसी की समझ से बाहर थी। होटल के एक शानदार बार में जब स्टेफनी शराब पी रही होती है तो डोमिनिका बहुत ही फुर्ती और चालाकी से उसे अपने दोस्त होने का भरोसा दिला देती है। स्टेफनी उसके साथ रूम में जाती है और डोमिनिका बड़ी ही चालाकी से वो फ्लॉपी डिस्क बदल देती है। अब जैसे ही स्टेफनी बाहर निकलती है, अमेरिकन एजेंट्स उसे पकड़ने आ जाते हैं। घबराहट और खौफ में अंधी होकर स्टेफनी सड़क पर पीछे हटती है और सीधे एक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आकर मर जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि डोमिनिका का बिछाया हुआ एक जाल था। इस खौफनाक मिशन ने रशियंस को यकीन दिला दिया कि डोमिनिका उनके लिए किसी की भी जान ले सकती है। लेकिन क्या डोमिनिका सच में रशियंस के काम कर रही थी? एक रात डोमिनिका के कमरे में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक आदमी उसका इंतजार कर रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि रशियन आर्मी का सबसे बड़ा जनरल कोर्शनोव है। वो डोमिनिका को देखता है और कहता है, मैं ही मार्बल हूँ। डोमिनिका सन्न रह जाती है। जिस इंसान को पूरी रशियन सरकार ढूंढ रही है वो खुद उनके सामने बैठा था।
कोर्शनोव उसे बताता है कि रशियन सरकार के करप्शन से वो बेहद नफरत करता है, इसीलिए वो अमेरिका को जानकारी दे रहा था। लेकिन अब सरकार उसके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। कोर्शनोव डोमिनिका से एक ऐसी बात कहता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रशियन सरकार के हवाले कर दो, तुम मेरा नाम इवान को दे दो। लेकिन क्यों? कोर्शनोव खुद को क्यों मरवाना चाहता था? क्योंकि वो जानता था कि अगर डोमिनिका ने उसे पकड़वा दिया तो डोमिनिका रशियन सरकार की नजरों में एक हीरो बन जाएगी। वो सिस्टम के अंदर इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो आगे चलकर कोर्शनोव की जगह ले सके और अंदर से उस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म कर सके। ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था, लेकिन डोमिनिका का दिमाग अब एक और ही लेवल पर चला गया था। इससे पहले कि डोमिनिका कोई फैसला ले पाती, हालात तब और खौफनाक हो जाते हैं जब रशिया का सबसे खूंखार हथियारा मटोरिन बुडापेस्ट पहुंचता है और वो नेट को किडनैप कर लेता है। वो एक धारदार हथियार से नेट की चमड़ी छील रहा होता है ताकि मार्बल का नाम उगलवा सके। डोमिनिका वहां पहुंचती है। वो मटोरिन को रोकती नहीं बल्कि नाटक करती है कि वो उसकी मदद कर रही है। नेट की आंखों में धोखा और दर्द था। उसे लगा कि डोमिनिका सच में रशियंस के साथ है और उसे वो धोखा दे रही थी। पर जैसे ही मटोरिन का ध्यान भटकता है, डोमिनिका मौका देकर मटोरिन पर एक जानलेवा हमला कर देती है। दोनों के बीच खूनी संघर्ष होता है। डोमिनिका बुरी तरह घायल हो जाती है। वो खून से लथपथ है, लेकिन आखिरकार वो मटोरिन को चाकू से मार गिराती है। वो नेट की जान बचा लेती है, लेकिन खुद बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक अमेरिकन अस्पताल में होती है और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी चाल। डोमिनिका अस्पताल के बिस्तर से एक ऐसी चाल चलती है जिसने पूरी रशियन इंटेलिजेंस को हिला कर रख दिया। उसने इवान से संपर्क नहीं किया, बल्कि उसने रशियन हाई कमांड को सीधे सबूत भेज दिए। सबूत ऐसे थे जिन्हें देखकर कोई भी धोखा खा जाए। डोमिनिका ने बड़ी ही चालाकी से इवान के नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट और खुफिया जानकारी के पेपर सेट कर दिए थे। क्लाइमैक्स का दिन आता है और एयरपोर्ट की उस ठंडी और धुंध भरी सुबह में एक एक्सचेंज होता है, लेकिन इस बार रशियन कमांडर्स के साथ इवान खड़ा नहीं था, बल्कि इवान खुद एक कैदी था। जी हाँ, डोमिनिका ने मार्बल का नाम नहीं दिया था, बल्कि उसने सारे सबूत इस तरीके से पेश किए थे कि रशियन सरकार को लगे कि इतने सालों से अमेरिका को राज बेचने वाला गद्दार मार्बल और कोई नहीं बल्कि खुद इवान है। इवान को हथकड़ियां लगी थी, उसे अमेरिकन को सौंपा जा रहा था। जब इवान और डोमिनिका एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं तो इवान की आंखों में खौफ और लाचारी है। वो समझ चुका है कि उसकी अपनी भतीजी ने उसे मौत के जाल में फंसा दिया है। इससे पहले कि इवान कुछ कह पाता, एक रशियन स्नाइपर बिना कोई वक्त गवाए इवान के सर में गोली मार देता है ताकि वो अमेरिकन को कोई और राज ना बता सके। डोमिनिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वो अपने चाचा की लाश के पास से बिना पलक झपकाए गुजर जाती है और वापस रशियन प्लेन में बैठ जाती है। उसने नेट को नहीं चुना, उसने अमेरिका को भी नहीं चुना, उसने पावर को भी नहीं चुना। इवान के मरने के बाद डोमिनिका रशिया वापस आती है। सरकार उसे एक नेशनल हीरो बना देती है। जनरल कोर्शनोव सुरक्षित है, डोमिनिका की माँ भी सुरक्षित है। एक दिन डोमिनिका अपने शानदार अपार्टमेंट में बैठी है, तभी उसके फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ एक म्यूजिक बज रहा होता है। ये वही पियानो का म्यूजिक था जो नेट और डोमिनिका ने साथ में सुना था। डोमिनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो स्पैरो स्कूल गई थी मरने के लिए, लेकिन वो वहाँ से उड़ना सीख गई। उसने वो जाल काट दिया जो उसे बांधे हुए था और उसी जाल में अपने शिकारियों को फंसा दिया। डोमिनिका ने साबित कर दिया कि जब आप किसी इंसान से उसका सब कुछ छीन लेते हैं तो वो कमजोर नहीं होता बल्कि आजाद हो जाता है, और एक आजाद इंसान से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई हथियार नहीं है।